हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग इस टाइम चला रहे हैं प्रैक्टिस वीडियो, यानी कि प्रैक्टिस सेशन को चला रहे हैं। तो आज हम लोग रिलेटेड करने वाले हैं लिटरेचर से, और लिटरेचर में भी देखा जाए तो आज हम करेंगे लिटरेरी टर्म, मतलब लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स पे। जैसे कि इसमें एक प्रैक्टिस वीडियो हमारे ऑलरेडी बन चुकी है, आपके यूट्यूब चैनल पे है, यानी कि डे 1 के नाम से। आज हम करने वाले हैं डे 2। तो चलिए देखते हैं कि डे 2 में हम कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मोस्ट आपके रिपीटेड हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं, तो इन्हें समझना और बेहद मतलब जरूरी है। आइए चलिए समझते हैं। आज का हम लोग पहला क्वेश्चन अगर लेते हैं तो नंबर है 12। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अ लॉन्ग पोएम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द leader of the whole community and written narrative form and lofty style is called। तो ये कहा जा रहा है कि एक लंबी सी पोयम होती है जो कहानी बता रही होती है। लीडर मतलब कि एक आगे चलने वाले का, होल कम्युनिटी जो कम्युनिटी में आगे चल रहा होता है। रिटन नैरेटिव मतलब थोड़ा सा वर्णात्मक लिखा होता है फॉर्म्स रूप में, एंड लॉफ्टी स्टाइल्स, उसकी स्टाइल थोड़ी सी क्या होती है, हैवी। तो इस तरीके से बताएं। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो फीचर्स किस वाले ऑप्शन में, मतलब कौन से बॉक्स में दिए गए हैं, ये बातें आपको बता देना है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस ऑप्शन को बता ले जाएंगे बढ़िया से। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम लोग ऑप्शन पे। तो यहाँ देखेंगे जैसे कि आपका यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ट्रिक लगा रखा था कि ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट का, और नेक्स्ट में अगर जानना चाहेंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, लेकिन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है, और 30 नंबर कहता है इस प्रकार के, हु डिफाइन ट्रेजेडी इन द फॉलोइंग मैनर। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड। तो ये वाली चीजें पूछ रहे हैं भैया किस में आ रहा है, और ये बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, की एक एक्शन का जो होता है वो क्या होता है, इमिटेशन है, नकल बताना है। ठीक है, विद अकल बतानी पड़ेगी हमको। चलिए देखिए कैसे बताते हैं। प्लेटो, शेक्सपियर, अरिस्टोटल एंड लॉन्गिनस। तो इसमें से बताना होगा कि ये कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट आने वाला है, कि ये सारी चीजें कौन से पॉइंट में मिलाएंगे। तो यहाँ मिलने वाली बात अगर बताएं कि प्लेटो है, शेक्सपियर है, अरिस्टोटल है और लॉन्गिनस है। यहाँ आपका सही होने वाला है सी, क्योंकि ये सारी बातें कहने वाले हमारे अरिस्टोटल साहब ही रहे हैं। कौन से रहे वो साहब, अरिस्टोटल साहब। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो नेक्स्ट ले लेते हैं 40 नंबर। 40 नंबर पे क्या है कि चूज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड इफेमिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये बताना है कि भैया इफेमिनेट का जो ना पूरा नाम क्या हो सकता है, मतलब इफेमिनेट का पूरा सेंस क्या निकलने वाला है, यही आपको बताना है। तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए, बस ये समझिए कि इफेमिनेट का मीनिंग क्या निकलेगा। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने। A man who is womanist in his habit, कि एक आदमी जो कैसा हो, womanist हो मतलब वो औरतों जैसे बोले, औरतों जैसे चले, औरतों जैसे डोले, बस वो जन्म लिया हो कैसे, पुरुषों में, लेकिन उसके सारे गुण जो है ना औरतों से मिले, तो ऐसे व्यक्ति को बताना है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि अ मैन हु इज डिवोटेड टू वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो एक व्यक्ति जो महिला की भलाई के लिए सोचे और काम करे उसको नहीं। A man amuse himself, एक आदमी जो खुद को प्रसन्नचित करे by loving making, प्यार बना करके। A man who is the prone to find fault, एक आदमी जो एकदम हैबिचुअल हो, आदती हो, उत्सुक हो किसके लिए, गलतियां ढूंढने में दूसरों को। ठीक है, तो ये बताना है आपको, बस समझ जाइए कि कौन सा ऑप्शन ये बता सही। तो मैं बता दूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ये इफेमिनेट है। तो इफेमिनेट का जो मीनिंग आएगा वो मीनिंग आपके सामने आएगा इस प्रकार की, अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट। ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है सही, ये वाला, कि जो इफेमिनेट का मतलब है कि औरतों के नाक नक से कदम पे चलने वाले व्यक्ति को हम इफेमिनेट कहते हैं। स्त्रीत्व का व्यवहार करे, स्त्रीत्व की तरह बोल रखे, स्त्रीत्व की चाल रखे, तो ऐसे व्यक्ति को इफेमिनेट कहते हैं। याद रखिए। नेक्स्ट ले लेते हैं 50 नंबर। अगर हम बात करें 50 नंबर क्वेश्चन की, तो ये हमारे पास इस प्रकार होगा कि द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इन द मेडिवल पीरियड ऑफ फिल्म इन अ ग्लूमी कैसल रिप्लीट विद डंजिनियस सब्टल रेक्शन। ये दोनों एक ही वर्ड है, सब्टल रेकन।
तो सब्टल वैकन हो जाएगा पैसेज। एंड यूज ऑफ घोस्ट एंड मिस्टीरियस इज कॉल्ड, ये कहाँ पे कहा जाएगा, ये वाली सारी बातें कौन से नॉवल में है ये आपको बता देना है डियर फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं कि कौन से नॉवल में आ जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ देखा जाएगा, पहला वन कहता है कि पिकरेट्स होगा, दूसरा कहता है गोथिक नॉवल होगा, तो तीसरा कहता है एपिस्टोलरी नॉवल होगा, तो चौथा कहता है भाई हिस्टोरिकल नॉवल होगा। तो बस फ्रेंड ये बताना है कि ये कौन सा नॉवल हो सकता है। तो ये देखिए बिना समय इधर उधर किए हुए मैं आपको राइट ऑप्शन तक पहुंचाने का काम कर देता हूँ। यहाँ होगा ये गोथिक, जहां पर भी हम मिडिवल पीरियड की बात करेंगे तो वो वाली बातें किस में आ जाती है, गोथिक के साथ। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर से होता है डी। और चलिए तो इस तरीके से हम 50 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं। थोड़ा सा वेट करें, हम लोग 16 और 20 भी करते हैं। हाँ सर, जस्ट अभी हम लोगों ने 15 नंबर क्वेश्चन को करा है, उसके आगे हम लोग चलते हैं डे 2 में 16 नंबर से आगे बढ़ जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। और जैसा कि रिलेट है आपका लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स से, तो आपको ये पता है कि ये हमारी दूसरी वीडियो चल रही है। तो जैसा कि इसमें देखिए 16 नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या 16 नंबर पे पूछा जाने वाला सवाल है कि व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस, यानी कि पोएटिक लाइसेंस क्या है और किसे बोला जाता है। यानी ये सिंपली बोला जाए कि व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस, क्या कहा जाएगा, आइए समझते हैं। तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन है इस प्रकार से, जो आपके सामने बिल्कुल यहाँ पे है। पोएट्री रिटन टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वर्सिफिकेशन, ठीक है, ये हो सकता है। या बी कहता है कि रॉयल परमिशन टू राइट पोएट्री, और सी कहता है लिबर्टीज विद लैंग्वेज फैक्ट इन पोएट्री, या डी कहता है कि पोएटिक नॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। ये 4 ऑप्शन है डियर फ्रेंड आपके सामने, जिसे बताना है कि ये पोएटिक लाइसेंस के लिए कौन सा यूज होगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन को अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो बस ये बता देना है कि पोएटिक लाइसेंस के लिए कौन सी लाइन बेहतर होगी और कौन सी लाइन सुटेबल होगी, और जो सुटेबल होगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए रीड कर लीजिए, और आई थिंक आपको ट्रिक भी कर लेना चाहिए, ठीक, क्योंकि है पॉपुलर तो ही है और इम्पोर्टेंट भी आपके लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि ये पोएटिक लाइसेंस के बारे में कौन से स्टेटमेंट मतलब करेक्ट है ये जानना जरूरी। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको आपके ऑप्शन तक लेके चलता हूं और आपका करेक्शन करा के दिखाता हूं। तो चलिए अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस ना, तो इस पोएटिक लाइसेंस के बारे में जो कुछ हमारे सामने आएगा वो रहेगा सत्यता के रूप में, यानी कि करेक्शन के रूप में बोला जाए तो रहेगा लिबर्टीज विद लैंग्वेज फैक्ट इन पोएट्री। तो जब भी आपके पोएटिक लाइसेंस की बात की जाए तो आप याद रखिएगा कि लिबर्टीज विद लैंग्वेज इन फैक्ट, liberties with language fact in poetry, it will be the correct answer, C for correct। अब लेते हैं नेक्स्ट नंबर, हम 17 की बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड। तो 17 नंबर हमारे पास आता है इस प्रकार से कि द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वर्किंग माइंड इन इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो अनब्रोकन क्या होता है, अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट होता है एंड क्या है, अवेयरनेस इन द वर्किंग माइंड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। तो डियर फ्रेंड ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। फर्स्ट वन है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और बी है आपका एपिफैनी है, और डी है आपका निगेटिव कैपेबिलिटी है, और सॉरी सी है निगेटिव कैपेबिलिटी, और डी है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो आपको बता देना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होने वाला है। चलिए आप थिंक करें और बताएं। चलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे, जो ऑप्शन ठीक है उसे आपने करेक्ट कर भी लिया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है करेक्शन और परफेक्शन।
तो पाना है परफेक्शन, तो बने रहना है यहाँ डिवाइन इंग्लिश मंत्रा के कनेक्शन। आइए देखिए आपका ऑप्शन क्या होता है कि अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वर्किंग माइंड इज कॉल्ड की बात आएगी तो आपको समझ जाना पड़ेगा इसके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सही होता है ए। तो याद रखेंगे इस बात को। चलिए अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं इसी के अगले वाले की। तो अगला नंबर हमारे पास जो आता है उसका नाम है 18। तो अगर मैं बात करूं 18 क्या होता है मेरे लिए और 18 क्या चीज है उसको पढ़ के देखते हैं। देखिए व्हाट इज मीन्ट बाय कैथारसिस। अब बोला जा रहा है कि व्हाट इज मीन्ट बाय कैथारसिस, मतलब कैथारसिस क्या होगा ये बताना होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली हम देखते हैं क्या चीज है कि ट्रेजिक फ्लॉ इन द एंटागोनिस्टिक। फिर ये कहता है कि ट्रेजिक फ्लॉ इन द प्रोटागोनिस्टिक होता है और सी वाला कहता है कि फॉल्स स्टेप टेकन इन डार्क होता है और डी कहता है परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पीटी एंड फियर होता है। तो बताना है इसमें से कि ऑप्शन हमारा कौन वाला ठीक होता है। चलिए तो आप के पास 5 सेकेंड है टू सेलेक्ट योर करेक्ट आंसर एंड सुटेबल फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, मुझे लगता है कि आपका 5 सेकेंड ओवर होता है और आपने ट्रिक तो कर ही लिया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन है हाईलाइटेड और आपने जरूर अपने हाईलाइटर चला ही दिए होंगे। तो आइए देखते हैं क्या कुछ ठीक है। व्हाट इज मीन्ट बाय कैथारसिस, अगर बात की जाए कैथारसिस के मतलब तो यहाँ हमें चलना पड़ेगा डी ऑप्शन के साथ, जैसा कि है परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। याद रखेंगे कि जब भी कैथारसिस की बात आए तो वहां हमें जाना पड़ता है परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। तो डियर इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर भी सही होता है डी, और डी फॉर दहली कह सकते हैं, डी फॉर डॉग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है 19 के रूप में। तो 19 के रूप में हमारा क्या है ये देखते हैं हम लोग। चलिए तो ये रहा 19 वाला आपके सामने कि द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज, क्या बोला है कि द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज, ये क्या होगा डियर बताना तो हम ही सबको होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारे पास है 4। अब करना है सेलेक्ट और श्योर विच इज करेक्ट एंड सुटेबल। तो यहाँ से कौन सही है उसे श्योर कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आइए देखिए ये कहता है कि प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, फिर कहता है अनप्लीजेंट रियल वर्ल्ड, फिर कहता है प्लीजेंट रियल वर्ल्ड, फिर कहता है अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड कहता है। तो डियर बताना ये तो पड़ता है कि द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज, जो डिस्टोपिया है वो किसके लिए इम्प्लाइज किया गया, विच ऑप्शन इज द बेस्ट वन फॉर द डिस्टोपिया इम्प्लीजमेंट, मतलब इम्प्लाइज कैसे। ठीक है, तो चलिए 5 सेकंड मिल जाते हैं आपको ये बताने के लिए कि डिस्टोपिया इम्प्लाइज मतलब इम्प्लाइज के लिए कौन सा ऑप्शन हमारा बेस्ट वन है। ठीक है, चलिए तो कर लीजिए सिलेक्शन, आपका कर तो लेंगे, अच्छा खासा है, जाना सा पहचाना सा अपना सा है ना, तो कर तो लेंगे ही आप। तो चलिए मुझे लगता है कि आपका 5 सेकंड होता है ओवर और हमें करना पड़ेगा क्लियर कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट एंड सुटेबल फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए मेरे साथ। तो अगर मैं बात करूं कि द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज की बात करूं तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन करेक्ट के साथ जाना पड़ेगा। कौन सा, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, कौन सा अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। याद रखेंगे कि अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड जो है यह डिस्टोपिया इम्प्लीमाइज के लिए माना जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है, ऑप्शन सही होता है डी एंड वी विल करेक्ट। तो चलिए
90 नंबर तक तो सफल हो गए, तो 20 ले लेते हैं और 20-20 खेल के आज का गेम ओवर कर देते हैं। जी हाँ, 20-20 के साथ आज का सेशन होगा ओवर, यानी डे 2 को करेंगे कंप्लीट विद द क्वेश्चन नंबर 20। मतलब 20 है हमारा, उसी 20 के साथ हम लोग अपना गेम भी ओवर कर लेंगे आज का 20। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इस प्रकार, देखना है आपको यहां से, ये है आपके नंबर पे, हु इज द फादर ऑफ टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये पूछता है कि हु इज द फादर ऑफ टर्म को, मतलब ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव पूछता है। तो यहां लेना पड़ेगा डियर, हमें इस प्रकार करना होगा क्लियर भी इसी प्रकार जैसा कि आपके सामने आता है। ए टी.एस. एलियट, बी मैथ्यू आर्नोल्ड, और सी जॉन केट, और डी वर्डवर्थ। तो ये 4 जो हमारे ग्रेट ऑथर्स हैं, इसमें से ये बताना है कि किसने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को क्या करा, मतलब फादर कह लिए। हु इज द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के कौन फादर हैं? वैसे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव लिटरेचर का बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर एक टर्म्स माना जाता है। तो ये बताना है कि किसने यूज करा था इसको। ठीक है, आई श्योर, आप बता ही देंगे। तो चलिए 5 सेकंड आपको मिल जाते हैं ताकि ये आप बता पाएंगे फादर ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ठीक है, तो डियर फ्रेंड डेफिनेटली आप बताएंगे, क्योंकि अगर आप टीजीटी पीएचडी के एस्पिरेंट है तो ये क्वेश्चन आप तक तो पहुंचा ही होगा और ऑप्शन भी इसके आपके पास होगा, बिकॉज ये हमारे लिए खास है। ठीक है, तो चलिए आपका 5 सेकंड तो होता है ओवर, और मैं कर लेता हूं क्लियर विच ऑप्शन इज करेक्ट एंड सुटेबल फॉर दिस गिवन क्वेश्चंस। देखते हैं, तो इस प्रकार हम जाएंगे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का जब भी नाम आएगा तो टी.एस. एलियट का नाम लेने से नहीं डरेंगे, नहीं भूलेंगे, कदम आगे बढ़ाएंगे और ऑप्शन अपना एक को ठीक करके दिखाएंगे, मतलब करेक्ट करके दिखाएंगे। तो डियर फ्रेंड इस प्रकार से आज हम ये सेशन को कर लिए कंप्लीट विद द क्वेश्चन नंबर 20 और 20 की तरह हमने कर लिया है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि ये आपको प्रैक्टिस वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स की जो है, और हमारे लिए लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बिकॉज आपने देखा होगा प्रीवियस पेपर्स में और मॉडल पेपर्स में ये दिखाया, मतलब मिल जाता है कि लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी मस्ट केयर इट टिल द एग्जाम। तो आप इस सीरीज को जरूर देखें, और मैं ये बताता हूँ कि डे 2 तो आपके सामने आ रही है, लेकिन आपके सामने ये वीडियो की सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप इसे जरूर देखते रहें और अपने फ्रेंड्स और नीडी पर्सन तक इसे जरूर शेयर करें। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर से पीछे ना हटें, क्योंकि वही हमें मिलता है, वही हमें मोटिवेट करता है, और जिसके भी हाथ पे हम अपने वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से काम करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जा सके, ताकि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और एग्जाम में अपनी एक सीट को क्लियर बन, मतलब वैकेंसीज में एक सीट को आप अपने नाम कर पाए। तो यही हमें काम करना और आपका काम है, दोनों का मिलेगा तो एक अच्छा काम होगा। तो चलिए आज के इतना ही है, बहुत सारा कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि बहुत सारा कुछ बोलता है हमारा ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो आपके सामने है, और आप करके अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड, तो बाकी चीजों को रोकते हैं, मिलेंगे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।